हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में। जी हाँ, आज हम एक नई बुक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका कोड इग्नू के अंदर BEVAE 181 है, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज कह लो, इन्वायरमेंटल साइंस कह लो, EVS कह लो, कुछ भी कह लो। और ये काफी कंपल्सरी कोर्स है, आपका सब्जेक्ट है, जो कि आप ड्यू से हो, इग्नू से हो, MDU से हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो ये वीडियो आपकी इतनी काम की है। और मैं हर एक यूनिवर्सिटी को कवर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इग्नू को ही कवर करूंगी। मैं अभी आपको इस PDF की मदद से पढ़ा रही हूँ, साथ साथ हम लोग इसके ऊपर काम चल रहा है, यानी कि इसके गेस्ट पेपर हम लोग रेडी कर रहे हैं, सो दैट अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, वो टॉपिक अच्छे से रट लिए, मैं लिख के देती हूँ, आप इस पेपर के अंदर फेल दोबारा नहीं होगे। अगर आपकी बैक बार बार आ रही है और आप जो है इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इस बार आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। बस इसका आपको वन शॉट करना होगा और गेस्ट पेपर और नोट्स पढ़ने हैं, दैट्स ऑल। बाकी उसके बाद आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पे कुछ टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगी जहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो वीडियो देखने के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी बुक या किसी अदर वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आपका अपना चैनल है, हम लोगों का सिर्फ एक ही चैनल है जो कि नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से। अभी फिलहाल इसके अलावा कोई भी अपना हमारा कोई चैनल यूट्यूब पर नहीं है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो या नोट्स भी रिगार्डिंग चाहिए होते हैं, तो हम जो भी नंबर मेंशन करते हैं आप सिर्फ उसी पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, जो भी नोट्स आपको चाहिए होते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सब्जेक्ट आपको पता है MCQ आने वाले हैं क्वेश्चन। इसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अगर आप ड्यू से हैं तो थ्योरी है, और अगर आप इग्नू से हैं तो आपके क्वेश्चन MCQ वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वैसे तो मैं इसके सिलेबस के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, बट स्टिल मैं दोबारा बना दूंगी। ड्यू की वीडियो अलग आएगी, इग्नू वाले बच्चों के लिए अलग आएगी। ठीक है, बट अभी मैं बता देती हूँ कि जो इग्नू के बच्चे, उनके 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 के अंदर आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और मेजर इकोसिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम यूनिट 1 आवर इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। साथ साथ मैं ड्यू के जितने टॉपिक हैं या जो भी चीजें हैं वो सबको कवर करके चलूंगी। ठीक है, तो आओ फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब यहाँ पे जो लिखा है इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले आवर इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो आपने कई बार सुना है। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच इन्वायरन्स, मीन्स अराउंड और टू सराउंड। जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो भी चीज हमारे आसपास है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये सब चीजें सुन रहे हो, तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि टेबल पड़ा है आपके बगल में, कोई चेयर पड़ी है, पेन है, कॉपी है, रजिस्टर है, बुक है। ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अभी आप पार्क चले जाओ तो वहां पे आपको बर्ड्स, पेड़ पौधे, चिड़िया, ठीक है, घास, काफी कुछ चीजें देखने को वातावरण में मिलती हैं। तो वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट सराउंड अस। ठीक है, तो इन्वायरमेंट लिटरली मीन सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग। मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर हिंदी को नहीं समझ पाते। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूंगी ताकि दोनों बच्चों के लिए कवर अप हो। सो इन्वायरमेंट लिटरली मीन सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं, ऑल दोस थिंग्स ऑन विच वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम जो जी रहे हैं, जिस चीजों पे हम डिपेंड हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, वेदर इट इज लिविंग कंपोनेंट, या तो वो जीवित चीज हो या फिर अजीवित हो, दोनों ही हमारे लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, जीवित चीजें कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक एक चीज मार्क करूंगी फिर आपको समझाती रहूंगी। फिलहाल आपको इन्वायरमेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि जो भी चीज हमारे आसपास होती है तो वो हमारी इन्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स, सारी चीजें जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे सर्वाइवल में मदद करती है, हमें जीने के लिए। जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या फिर सॉइल है, एयर है, वाटर है। पानी भी चाहिए जीने के लिए, सॉइल है, हवा भी चाहिए, ठीक है, पेड़ पौधे भी चाहिए, सांस कैसे लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए वातावरण में होती हैं और हमारे लिए जरूरी भी है हमारे जीने के लिए।
ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर एक डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की जो आपको फटाफट से याद कर लेनी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। वो क्या है? द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंस एंड इवेंट सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली सम टोटल, किसका सम टोटल? टोटल किसका करना है? लिविंग का और नॉन लिविंग का। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि सांस ले सकती हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग थिंग्स बोलो, वो चीजें हैं जो कि सांस नहीं लेती हैं। अब लिविंग में क्या क्या आता है? लिविंग का एक और नाम है जो हमारे एग्जाम में हमें पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं ऐसे पढ़ाने वाली हूँ ये सब्जेक्ट क्योंकि ये एमसीक्यू है, थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तभी पेपर क्लियर होगा। मैं चाहूं तो इस सब्जेक्ट को जो है या एक चैप्टर को 5 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ, बट कोई फायदा नहीं है उस चीज का जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू में जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी, पेपर आपको खुद ही क्रैक करना है, तो थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अनदर नेम का मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अनदर नेम से हमारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं और हमारा पेपर क्रैक नहीं होता, उसका वीडियो अलग आएगा। इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी पूरी की पूरी, मतलब जितने बच्चों ने कमेंट किए हैं, बहुत लेट हो गया, मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ, बट स्टिल सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं बीकॉम के अंदर और मैं काफी यूनिवर्सिटी कवर कर रही हूँ, मेन डीयू और इग्नू दोनों करती हूँ, तो दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। बट स्टिल मेरा पूरा फोकस है कि मैं जून एग्जाम से पहले पहले इसका वन शॉट दे दूं। बस आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने सारे फ्रेंड्स तक, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आप तक अगले नेक्स्ट पार्ट्स पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक पार्ट करके कवर कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, लिविंग थिंग्स का एक और अनदर नेम होता है जो कि होता है आप लोगों का बायोटिक। ठीक है, ये लिविंग का एक और नाम है जो कि है बायोटिक। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो बायोटिक में आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो आती हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा भी है, प्लांट्स, पेड़ पौधे आते हैं। प्लांट्स में भी मैं थोड़ा सा गहराई में जाती हूँ, वो आता है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, बेसिकली प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना। एनिमल्स में क्या क्या आता है? एनिमल्स लाइक आपके इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये सारी बायोटिक में आती हैं। तो अगर आपसे फ्लोरा एंड फौना करके पूछ लिया जाए कि ये बायोटिक है या अबायोटिक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बायोटिक का ही पार्ट है। देखो, ऐसे छोटी छोटी चीजें बताऊंगी ना आपको, साथ साथ, मतलब टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बताती जाऊंगी, ताकि पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत टिक लगाना है बिना किसी गलती के। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? अबायोटिक कंपोनेंट में आता है भाई जो चीज सांस नहीं ले सकती, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि लाइट है। ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर है, सीजनल चेंज है, टोपोग्राफी है, या फिर आपका वाटर है, टेम्परेचर है, ऑल्टीट्यूड है, लेटीट्यूड है, सीजनल चेंजेस हैं, मतलब सीजन में कोई बदलाव आ रहा है। ठीक है, या फिर आपका एटमॉस्फेरिकल गैसेस हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सारी की सारी चीजें जो है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारी चीजें अबायोटिक हैं जो कि सांस नहीं ले पाती। तो कई बार ना एमसीक्यू यहाँ से भी बन जाता है, और इसके अनदर नेम तो मैं अलग से वीडियो बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया ना, तो मैं कह रही हूँ आपको सबसे पहले जो समस्या होती है ना, जो क्वेश्चन समझने वाली, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ इसके गेस्ट पेपर रेडी करा रहे हैं हम लोग, जो प्रीवियस 10 से 12 सालों में से जो क्वेश्चन आए हैं, उनमें से हम लोग टॉपिक निकाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल के एक गेस्ट पेपर रेडी कर रहे हैं, सो दैट आपका पेपर आराम से पास हो जाए। अभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर अबायोटिक कंपोनेंट है या बायोटिक है, तो आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। इट इज its external environment will be the water in the pond which is primarily inhabited. The water would contain nutrients, oxygen and other organism that the fish require to sustain its life. बेसिकली यहाँ पर जो है वो वातावरण के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारा बाहर का वातावरण है, विल बी द वाटर इन द पॉन्ड विच इज प्रिमिनरी
इनहेबिटेड। द वाटर वुड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, और जो वाटर है वो क्या चीज जो है कंटेन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, अदर ऑर्गेनिज्म है, जो कि फिश के लिए बड़ा रिक्वायर है उसके जीने के लिए, क्योंकि मछली जब पानी में रहती है तो ही जिंदा रहती है, बाहर आती है पानी के बिना तो वो मर जाती है। तो यानी कि उसके लिए पानी ही उसकी लाइफ है। और जो हमारी लाइफ है वो हम अर्थ पे यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। एज अपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द बॉडी कैविटी विद इन द फिश प्रोवाइड एन इंटरनल इन्वायरमेंट क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, और इसके बाद यहाँ पे बताया भी गया है कि जो वातावरण है वो हमारे यहाँ पे 3 तरीके का बताया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन सा है वो आप एक बार थोड़ा समझ लो। ठीक है, वैसे आप अनदर किसी बुक में देखोगे तो आपको और टाइप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो जो मेन मेन है वो मैं आपको समझा रही हूँ। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट आप सामने पिक्चर्स देख रहे हैं, सबसे ऊपर में यहाँ पर ये नेचुरल है, ये आपका ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट पे आता है आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है, कुछ एग्जाम्पल देके वो आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा वाला टाइप का एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल नाम से ही क्लियर है, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों को बाय बर्थ देखने को चीजें मिलती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नेचुरली ऑन अर्थ, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, एयर, रिवर एक्सेट्रा, called natural environment. In a narrow sense, human does not influence an environment. The environment that is influenced by humans can be called the built environment or cultural landscape. बेसिकली नेचुरल में आता है, ओशियंस आते हैं, लेक, पोन्स, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब चीजें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान हो गए आपके, ये नदियां हो गई, ये सारी चीजें आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, तो देखो भाई, जो आपका यहाँ पे ह्यूमन मॉडिफाई के बारे में बताया गया है, इसमें क्या आता है आपका। ठीक है, तो ये आता है इसके अंदर आपके जैसे कि पार्क्स हो गए, ठीक है, प्लांटेशंस हो गए, ऑर्चर्ड्स हो गए, ये सब चीजें आपको आती हैं जो कि ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट्स में आती है। और मॉडिफाइड नाम से भी क्लियर है कि कुछ चीजें ऑलरेडी जो आपकी पहले से नेचर में हैं उसको कुछ मॉडिफाई किया गया, जैसे पार्क वगैरह देखते हो आप। ठीक है, पार्क वगैरह मॉडिफाई हो जाते हैं, प्लांटेशंस है, मतलब आपका एक नेचुरल प्लस ह्यूमन का मिक्सचर जब आ जाता है तो वो आपका ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का मतलब है कि ये इंसान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स, जो आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनी हैं, डैम्स बनाए गए हैं, ये सिटीज बनाई गई हैं, टाउन्स बनाए गए हैं, ये सारे इंसान के द्वारा बनाए गए जो हैं बिल्डिंग वगैरह, ये सारी ह्यूमन मेड के अंदर कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन उठता है जो पेपर में घुमा के पूछा जाता है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो देखो भाई, मैन हैज ग्रेटली ऑल्टर्ड द नेचुरल कंडीशन एंड क्रिएटेड न्यू सिचुएशन नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आर कल्टिवेटेड फील्ड और सिटीज। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को, एक तो आर्टिफिशियल और मैन मेड इन्वायरमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको साथ साथ चीजें नोट करते हुए चलना है जो जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है अपना टॉपिक है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो है हमें समझाया गया है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है और जो वातावरण है, उस दोनों का क्या रिलेशनशिप है। आप सोचेंगे कि इंसान का वातावरण के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब अभी आप जहां पे भी बैठे हो, ठीक है, अभी आपको इतनी कमी महसूस नहीं होती, मतलब नेचर के बारे में आप दिन भर में कितना ही सोचते होगे, बहुत कम सोचते होगे। जैसे कि कभी बारिश आ गई, ठीक है, या फिर कभी धूप ज्यादा हो गई या धूप नहीं निकली, तब आपको थोड़े नेचर के बारे में ध्यान जाता होगा कि हाँ भाई इन्वायरमेंट के बारे में आप सोचते होगे। लेकिन अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज, अभी क्या है, मॉडर्नाइजेशन बहुत इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ये सारी टॉपिक मैं पहले बता रही हूँ सो दैट आपको ये 3 जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ आए। तो बेसिकली क्या है कि अभी जो है हमारा सारा काम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप पे हम एडिक्ट हो चुके हैं, इन पे हमारा काम सारा निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें नेचर या इन्वायरमेंट पे इतना ध्यान नहीं जाता हमारा। लेकिन जब ज्यादा
आपदा आ जाती है, ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तब हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। तो बेसिकली जरूरत तो है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो सांस नहीं लेंगे, ठीक है, हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है जो हमारे वातावरण में है, ठीक है। बट उसका जो रिलेशन है वो हमारे इंसानों पे है, ठीक है। अब वही रिलेशन के बारे में यहाँ पे समझाया गया कि 3 यहाँ पर फेजेस बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है डिटर्मिनिज्म, सेकंड आता है पॉसिबिलिज्म, थर्ड आता है इन्वायरमेंटलिज्म, जिसको हम इलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये कुछ समझने वाली चीजें हैं। डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट जो है, दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर, जो कि हमारे फेडरिच ने दिया था, विच आर फर्दर एक्सपेंडेड बाय हंटिंगटन, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो हमारा नेचर है वो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन को, ठीक है। ह्यूमन के सारे काम जो है वो नेचर के द्वारा ही किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस थ्योरी में है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिज्म, जिसमें क्या होता है, द टर्म वॉज कॉन्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, ठीक है, लूसियन फेब्रे। Possibilism approach is the study of human environment relationship is an offshoot of the criticism of environmental determinism। यानी कि इसके अंदर ये बताया कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमारा नेचर डिग्रेड हो रहा है। यानी कि आज आप देख लो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें खाने को चाहिए, अगर खाने को चाहिए तो उगाएंगे। अब ये नहीं देख रहे कि उससे हमें नुकसान कितना हो रहा है। सब्जियां देख लो इंजेक्शन लग रहे हैं, फ्रूट्स देख लो इंजेक्शन लग रहा है, मतलब पक रहा है नहीं पक रही सब्जी, बस इंजेक्शन लगाओ और फटाफट पका दो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि खाने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब चाहे हमारा अर्थ यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहा, स्टिल हम चीजें उगाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नेचर के साथ हमारा कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे आजकल लग नहीं रहे, कट बल्कि रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो नेचर को हार्म हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो होटल्स बन रहे हैं, बहुत तरह तरह के पोर्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग चीजें बन रही हैं, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये स्टोरी इस जो फेज है उसके अंदर बताया गया। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटलिज्म, जिसको हम इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर क्या बताया गया, दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, which is the study of mutual interaction between organism and physical environment on one hand and the interaction among the organism on other in a given ecosystem। बेसिकली इसके अंदर बताया गया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन हैं वो बड़े लिमिटेड है, ठीक है, और हमें इसका बहुत ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, पानी का, बिजली का, ये सब चीजें हम लोग, जो पानी का मैं अच्छा एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि काफी बुक्स में वाटर का एग्जांपल दिया गया है। हम नल का खुला छोड़ दिए हैं, ठीक है, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है, तो पानी बहता जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये समझाया गया है कि हमारे को जो भी चीजें इस्तेमाल करनी है बहुत ध्यान पूर्वक करनी है, लिमिटेड यूज करना है, जैसे कि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आज ही खत्म हो जाएगी तो फ्यूचर जनरेशन क्या ही इसका इस्तेमाल कर पाएगी, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बेसिकली दो मतलब है इसके अंदर, एक है सस्टेनेबिलिटी, एक है सस्टेनेबिलिटी एंड सेकेंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हम मतलब जानते हैं सस्टेनेबिलिटी का, कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। तो देखो भाई, सस्टेनेबिलिटी जो है, इट इज द कैपेसिटी टू एंड्योर। द वर्ड सस्टेनेबिलिटी इज डेराइव फ्रॉम लेटिन, ठीक है, लेटिन से आया है, जो कि अगर हम डिक्शनरी की बात करें, प्रोवाइड मोर देन 10 मीनिंग फॉर सस्टेन, द मेन वन बीइंग टू मेंटेन, सपोर्ट एंड एंड्योर। यानी वैसे तो बहुत मतलब है, लेकिन अगर जो इसका मेन मतलब है वो है सपोर्ट, मेंटेन, एंड्योर, ये मतलब है इसका। तो यानी कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यानी कि एक तरीके का हमें अपनी एबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है, सपोर्ट करना है, मतलब सपोर्ट अ प्रोसेस ओवर टाइम, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है, तो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऊपर में ही लिखी है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यानी कि हमें जो है
फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए भी चीजें छोड़नी है। यानी कि अगर मैं सीजी यानी करंट की बात करूं, एक होती है हमारी करंट जनरेशन सीजी, एक होती है फ्यूचर जनरेशन एफजी। करंट जो हमारी चल रही है जनरेशन, करंट जनरेशन जो है उसको चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दोनों की नीड फुलफिल होनी चाहिए। ये हमारा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट बताता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता है। ठीक है, कि आपको ऐसे इस्तेमाल करने से पानी है, बिजली है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि दोनों की नीड जो है फुलफिल हो जाए, कोई दोनों जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसे आजकल पेड़ वेड़ कट रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आज हम एडिक्ट हो चुके हैं। मॉल देखो, मॉल कितना जाके हम लोग खुश होते हैं, ठीक है, उसके ये नहीं सोचते कि इस मॉल के बजाय कितने पेड़ कटे होंगे तब जाके मॉल खड़ा हुआ होगा। ठीक है, या फिर आजकल जानवरों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, वो गलियों में जा जाके, मतलब जो हमारे जो सिटीज हैं उस एरिया में जा जाके वो जगह बना बना के रह रहे हैं बेचारे। क्यों? उनके पास रहने की खुद की कोई जगह नहीं बन पा रही। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम नहीं सोचते। ठीक है, क्योंकि हम अपने आजकल टेक्नोलॉजी में जो है मस्त हो गए हैं। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो बात ये आती है स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ऑल द प्रायोरिटी एरिया, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हमारी कहीं ना कहीं जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, अब वो तो हो ही नहीं रही, वो तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये चीज है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस पावर्टी। पावर्टी को कम करना चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हो कि महंगाई इतनी बढ़ रही है तो गरीबी तो बढ़ेगी ना। इनइक्वालिटी आप देखते हो, भेदभाव कितना हो रहा है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड डेप्थ बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी लिटरेसी लेवल बढ़ता जाएगा, एनवायरमेंट बढ़ेगा, यानी कि आपका सॉरी एम्प्लॉयमेंट अगर आपका इंक्रीज होता है तो ही आपकी पॉवर्टी कम हो पाएगी ना। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से स्टडी करोगे, स्टडी करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो फिर गरीबी कम होगी, और आप अगर कमाओगे तो भी आपकी गरीबी कम होती है। मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, यानी आपका एग्रीकल्चर भी है जो है वो सस्टेन होना चाहिए। दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो आजकल बहुत बढ़ रहा है वो भी रिड्यूस होना चाहिए। एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जितने भी एग्रीकल्चर के हार्मफुल चीजें जो हैं वो डिक्रीज होनी चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट, जहाँ पे अभी मैंने आपको हैबिटेट पे बताया कि हर किसी इंसान की जो है जितने भी हैबिटेट हैं वो एनिमल को तो मिल ही नहीं रहा बेचारों को। ठीक है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। फॉरेस्ट को, जंगलों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इंक्लूड रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना है आपने ये। ठीक है, अगर कट रहे हैं तो साथ साथ लगाने भी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ अदर लिविंग रिसोर्सेज है, कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो कम हो। मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल हो, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, मेक वाटर यूज सस्टेनेबल, यानी दिस इंक्लूड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। वाटर की जो क्वालिटी है वो भी आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसको ढंग से यूज करें। ठीक है, रेड्यूस वेस्ट जनरेशन। आज पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम कितना वेस्ट पैदा कर रहे हैं उसको भी हमें कम करना है। रेड्यूस वाटर जनरेशन। दीज इंक्लूड इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस। यानी कि जो चीज यूज करी बस वो फेंक दो, जो चीज दोबारा यूज हो सकती है उसको रीयूज करो ताकि वेस्ट ज्यादा पैदा ना हो। ठीक है, बट स्टिल हम ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का, बस ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है, देन ये खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ। ठीक है, ये बाकी आप कमेंट करना मुझे और बताना कि इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मैं तो डिटेल में इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके जो बैक वाले बच्चे हैं जिनकी बैक आ जाती है या फिर दिक्कत होती है उन लोगों को वो ना हो। बाकी आप कमेंट करना, जैसा आप बोलोगे मैं आगे वैसे ही कंटिन्यू करूंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या आता है? सबसे पहला, इन्वायरमेंटल इश्यूज आर द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ईवीएस की, आप ईवीएस क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, आपको ये जो इतना सारा ज्ञान दिया जा रहा है किताब के अंदर वो क्या फायदा दे रहा है? तो सबसे पहला तो भाई यही है कि जो आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसको आप पढ़ोगे, सीखोगे, तभी आप गलतियां कम से कम करोगे। इट हैज नाउ बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय एनवायरमेंट इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एसिड रेन हो रहा है, मरीन पॉल्यूशन है,
बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, नॉट मेरली नेशनल इश्यूज बट आर द ग्लोबल इश्यूज, हैंस मस्ट बी टैकल्ड एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड कॉर्पोरेशन। मैं बोल दूं कि आज मैं एक बच्चे को सुधार दूं और ये बोल दूं कि आपको वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना, पेड़ पौधे लगाते रहना है, ये सारी चीजें करना है, तो एक के बदलने से वातावरण नहीं बदलेगा, सबको बदलना पड़ेगा, तब जाके कहीं चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इमरजेंस ऑफ problems in wake of modernization and development. Development in the modern period has given birth to industrialization, urbanization, modern transportation system, agriculture, housing. आप देख रहे हो कि ये सारी चीजों से कितना पोल्यूशन बनता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास अपनी अलग अलग गाड़ी है, तो क्यों नहीं पोल्यूशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। एग्रीकल्चर, मैंने अच्छा एग्जांपल दिया आपको पॉपुलेशन का, कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो खेतीबाड़ी की कितनी जरूरत है, कितनी चीजें उगानी पड़ेंगी, तब जाके कहीं कितने लोगों का पेट भरेगा। एक्सप्लोसिव इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, बार बार यही पॉइंट आता है और मैं इस पॉइंट को सबसे पहले नंबर पे मानती हूँ कि पॉपुलेशन ही हमारा मेन कॉज है। अगर पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो जाती है सो दैट काफी सारी चीजों का समाधान बन जाता है, ठीक है। 16% of the world population and only 2.4% of the land area, there is heavy pressure on the natural resources including land. हमारे लैंड पे इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका है जो कि अच्छा नहीं है। नीड फॉर एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, इट एसेंशियल एक्सेप्शनली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइंड ऑल्टरनेटिव पाथ टू डेवलपमेंट गोल्स। गोल्स तो हैं, हम पढ़ते भी हैं, गोल्स ये होते हैं काफी सारे 17 टाइप ऑफ गोल्स हमने पढ़े भी हैं पहले, बट स्टिल हम पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते। Need for wise planning of development resources, withdrawals, processing, use of the product have to be uh, illogical cycles in the plan of the development. Basically हमारी जो भी नीड है, ठीक है, हमारे को प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी चीजों में सुधार करना चाहिए। मतलब ईवीएस पढ़ने के, जब आप पूरी ईवीएस कंप्लीट कर लोगे ना, आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ ये चीज पे तो हम ध्यान ही नहीं देते, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। ये बाकी आपकी समरी दी गई है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, काफी डिटेल में मैंने इसको करा दिया है। बाकी जो है आपको डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है वन शॉट। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।